गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है विटामिन के और द मैनेजमेंट ऑफ विटामिन के डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, पहले तो हम विटामिन के देखेंगे क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद है ना, अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, हम कैसे उसे मैनेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग ओवरऑल विटामिन के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता होता है कि विटामिन दो तरह के होते हैं, एक तो फैट सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल होते हैं ना वो बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, और जो रिमेनिंग होते हैं ना ए, डी, ई, के, ये सारे क्या है, ये सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। तो जो के है ना वो किस में आ जाता है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स में। और अगर हम विटामिन्स की बात करें तो क्या है, वो बहुत ही कम अमाउंट में हमें रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर आवर बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग। अगर हमें अपनी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग करवानी है तो विटामिन्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए हम इसको विटामिन तो मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इसका जो अमाउंट है ना बॉडी में बहुत ही कम अमाउंट में ये रिक्वायर्ड होते हैं। अब देखते हैं कि क्या है। अगर हम लोग इंट्रोडक्शन देखें विटामिन के का, विटामिन के इज़ अ न्यूट्रिएंट दैट द बॉडी रिक्वायर्स इन स्मॉल, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में, रेगुलर अमाउंट, मतलब कम अमाउंट में तो चाहिए लेकिन रेगुलर बेसिस पे हम लोग को लेनी है, रेगुलर अमाउंट। इट इज़ एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेवरल सब्सटेंसेस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे सब्सटेंसेस बनते हैं जैसे क्लोटिंग फैक्टर्स। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है, जगह जगह ब्लीडिंग्स होती है, और अगर है ना कोई इंजरी भी हो जाती है तो वो ब्लीडिंग नहीं रुकती, मतलब जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है ना वो ज़्यादा हो जाता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनते। दूसरा, हमारी बोन की जो हेल्थ है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और जो हैवी मेंस्ट्रुएशन होती है या मेंस्ट्रुअल पेन, उसके लिए भी विटामिन के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है, ब्रेन के लिए अच्छा होता है, इन सब के लिए विटामिन के ना बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो कोगुलेशन फैक्टर्स बनाते हैं, और जो बोन डेंसिटी है ना उसको रेगुलेट करते हैं, कौन, विटामिन के। that work together to clot the blood when injury to blood vessel occur। मतलब ये क्या करते हैं, क्लोट करते हैं जब भी कोई ब्लड वेजल है ना उस पर कोई इंजरी लग जाए। ब्लड वेजल है मतलब तो वहाँ पे तो ब्लड फ्लो कर रहा है, अगर वहाँ इंजरी लगती है तो ऑब्वियसली जो ब्लड है वो ज़्यादा फ्लो करेगा, तो उसको रोकने के लिए ना क्लोट बनाते हैं। तो वो क्लोट कैसे बनते हैं, जब विटामिन के क्लोटिंग फैक्टर्स बनाएंगे तब। अब क्या होता है, अगर हम लोग रेगुलर बेसिस पे देखें ना तो हमारी ब्लड वेजल्स में पता नहीं कितने छोटे छोटे मतलब इंजरीज लगती रहती हैं, बट हमें नहीं पता कि ये वाकई होती हैं। लेकिन क्योंकि विटामिन के ने क्लोटिंग फैक्टर्स बनाने, और वो जल्दी जल्दी से रिपेयर हो जाता है, क्लोट बन जाता है, मतलब जल्दी से रिपेयर हो जाता है। लेकिन अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है ना तो वो हमें फील होते हैं, पेटिकेसेस हो जाते हैं, और जो ब्रूजिंग वो हो जाती है, तो उसे पता चलता है कि कहीं इंटरनल इंजरी हुई है या कहीं पे ब्लीडिंग है। तो वो उससे पता चलता है जब विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है तब। इनसफिशिएंट विटामिन के कैन लीड टू एक्सेसिव ब्लीडिंग, ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, और ईजीली ब्रूजिंग। विटामिन के इज ऑल्सो थॉट टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंशन ऑफ द बोन लॉस। जो बोन्स है ना वो लॉस हो जाए उनको भी प्रिवेंट करता है। क्यों, क्योंकि जो बोन डेंसिटी है ना उसको रेगुलेट करता है, ये बोन की डेंसिटी को बढ़ाता है। और दूसरा ये कि जब विटामिन के सफिशिएंट अमाउंट में आपकी बॉडी में होगा ना तो आपको जो बोन फ्रैक्शंस वगैरह होते हैं ना वो फ्रैक्चर्स नहीं होंगे। लो ब्लड लेवल ऑफ विटामिन के हैज़ बीन एसोसिएट विद द लो बोन डेंसिटी, मतलब बोन डेंसिटी कम हो जाएगी। एंड देयर इज सम एविडेंस दैट adequate level of the vitamin K can improve bone health while reducing the risk of fractures। जो बोन फ्रैक्चर्स होते हैं ना उनके रिस्क को कम कर देता है, कौन, विटामिन के, क्योंकि ये बोन डेंसिटी को रेगुलेट करता है। अगर विटामिन के कम होगा तो बोन डेंसिटी क्या होगी, लो हो जाएगी, और बोन इजीली फ्रैक्चर हो सकती है, इसीलिए विटामिन के इम्पोर्टेंट होता है। और अगर हम लोग देखें विटामिन के क्या है, फैट सोल्युबल विटामिन है, और इसके मतलब कि ये जो क्लोटिंग फैक्टर्स बनाता है ना वो कौन से हैं, 2, 7, 9 एंड 10। अगर इसको याद करना है ना तो आप 2, 7 को याद कर लो। अगर 2, 7 को हम लोग प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 9, तो अगला क्या होगा 9, और नोट 10, तो 10 भी याद हो जाएगा इससे। लेकिन अगर क्लोटिंग फैक्टर्स की बात करें ना, क्लोटिंग फैक्टर 2
उसको हम लोग प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। क्लोटिंग नंबर 7 को कन्वेंटर कहते हैं। और जो क्लोटिंग फैक्टर 9 है उसको हम लोग थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। और जो क्लोटिंग फैक्टर 10 है उसको स्टोर्ड फैक्टर भी कहते हैं। और अगर हम लोग बात करें विटामिन के की टाइप्स, कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक तो जो हमें लीफी ग्रीनी वेजिटेबल्स से मिलते हैं, दूसरे जो हमें बैक्टीरिया से मिलते हैं या तो चीज़ी जो डाइटरी प्रोडक्ट्स हैं उससे मिलते हैं, तीसरे जो कि सिंथेटिक होते हैं जो कि बनाए जाते हैं केमिकली। तो विटामिन K1 जो है वो है फाइलोक्विनोन और फाइटोमेनाडायोल। ये क्या है? ये ऐसा विटामिन है जो कि ग्रीनी लीफी वेजिटेबल से आपको मिलेगा। मतलब ये जो इसकी ओरिजिन है ना वो प्लांट है। और दूसरा है विटामिन K2 जिसको हम लोग क्विनोन्स कहते हैं। और ये जो क्विनोन्स है ना वो कहाँ से मिलते हैं? डाइटरी प्रोडक्ट से मिलेंगे, बैक्टीरिया से मिलेंगे, चीज़ वगैरह इन सारी चीज़ों से मिलते हैं। हम आगे जाके डिटेल में इसको देखेंगे भी। और विटामिन K3 वो क्या है? मेनाडायोल ये कहाँ से मिलता है? ये सिंथेटिक मतलब सिंथेटिकली बनाते हैं। पहले जो विटामिन K3 है ना उसको यूज़ करते थे लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा थे तो अब हम इसे नहीं यूज़ करते सिंथेटिकली। अब क्या है? विटामिन K1 वो कहाँ से मिलता है? नेचुरल फॉर्म है। ये कहाँ से मिलेगा? ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स उनसे मिलता है, बट ऑल्सो डाइटरी प्रोडक्ट से भी मिलेगा। और अगर इसको हम लोग विटामिन K1 कहते हैं और प्लांट फॉर्म कहते हैं क्योंकि ये लीफी वेजिटेबल से मिलता है। बट इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस कमर्शियली टू ट्रीट सम कंडीशन एसोसिएट विद द एक्सेसिव ब्लीडिंग। हम इसे सिंथेसाइज भी करवाते हैं और प्रोड्यूस मतलब हम लोग इसको प्रोड्यूस करते हैं सिंथेटिकली। क्योंकि एक्सेसिव ब्लीडिंग वगैरह डिसऑर्डर्स होते हैं ना तो उसमें हम लोग इसे यूज़ कर सकें। जैसे अगर कोई मतलब न्यू नेटल है, मतलब न्यू बॉर्न है, तो उसको ना अगर विटामिन K की डेफिशिएंसी होती है, फॉर एग्जांपल उसने मदर प्लेसेंटा से इतना विटामिन नहीं लिया या उसको मतलब कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वहाँ से इतना विटामिन नहीं मिलता, तो क्या होता है? या तो उसे कभी कभी ब्लीडिंग हो जाती है या तो उसे इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग होती है जो कि डेथ कॉज कर सकती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उन्हें उन बच्चों को भी विटामिन K ना शूट देते हैं, तो उससे क्या होगा? उस बच्चे में इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। अब दूसरा है विटामिन K2। विटामिन K2 है ना वो बैक्टीरिया से मिलता है। ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया हमारी डाइट में जो विटामिन K1 होता है उसको क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं विटामिन K2 में। बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइन कैन ऑल्सो कन्वर्ट विटामिन K1 इनटू द K2। तो अगर हम लोग ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं ना तो विटामिन K2 की डेफिशिएंसी हो सकती है। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स लेंगे तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल फ्लोरा है ना वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। और जो हमारे नॉर्मल फ्लोरा में बैक्टीरिया है जो कि विटामिन K सिंथेसिस कर रहा है तो वो भी डेफिशिएंट हो जाएगा। तो ज़्यादा अगर हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं ना तो उससे भी विटामिन K की डेफिशिएंसी हो सकती है। विटामिन K2 सप्लीमेंट, अगर हम लोग सप्लीमेंट की बात करें तो क्या होगी? विटामिन K1, क्योंकि 1 ही है जो कि हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? 2 में। मीट द बॉडी रिक्वायरमेंट्स। मेनाक्विनोन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एनिमल ऑरिजिन, मतलब एनिमल ऑरिजिन से भी मिलता है, लाइक मीट, चीज़, इन सब से मिलता है। मीट स्पेशली जो लिवर होते हैं ना उनसे। अब विटामिन K3 जिसका नाम है मेनाडायोन, और मेनाडायोन क्या है? नॉन नेचुरल है, मतलब नेचुरल नहीं है, होम मतलब जो मेल मेड वो है, मैन ने बनाया है। और दूसरा ये क्या है? केमिकली कंपाउंड है जो कि मतलब कि यूज़ होता था एज ए सप्लीमेंट ऑफ विटामिन K एक्टिविटी। बट अब क्या है? ये बैन किया गया है क्योंकि इसकी जो पोटेंशियल टॉक्सिसिटी थी ना उसकी वजह से। अब हम बात करते हैं जैसे पोपाय द सेलरमैन, वो क्या करते थे? स्पिनच खाते थे। तो हम लोग इस पे ये कर सकते हैं कि हम लोग स्पिनच खाते हैं फॉर विटामिन K, क्योंकि वो ग्रीनी लीफी वेजिटेबल से मिलता है, तो स्पिनच इज़ वन ऑफ देम। और अगर हम लोग सोर्सेज देखें तो कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, स्पिनच है, अदर ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे कैरल्स, ये सारे क्या हैं? सोर्सेज हैं किसकी? विटामिन K की। आगे चलते हैं फिजियोलॉजी, विटामिन K के काम क्या है? तो यहाँ देखते हैं विटामिन K, सही है। उसके बाद विटामिन K किस में कन्वर्ट हो जाता है? विटामिन K अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? विटामिन KH2।
और ये जो विटामिन K है ना वो यूज़ होता है किसमें, ग्लूटामिक एसिड को कन्वर्ट करने में, गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड में। और ये जो गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड है ना वो हमें रिक्वायर्ड होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग और फॉर द सिंथेसिस ऑफ, अगर हमारी बॉडी में सिंथेसिस हो क्लोटिंग फैक्टर्स तो उसके लिए हमें चाहिए गामा कार्बोक्सिलेज, गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड। तो अब ग्लूटामिक एसिड को गामा कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन कन्वर्ट करेगा, मतलब विटामिन K है ना वो कन्वर्ट कर रहा है, और जब इसको कन्वर्ट करेगा वो खुद कन्वर्ट हो जाता है विटामिन K इपॉक्साइड में। तो क्या होगा, विटामिन K रिड्यूस हुआ, रिड्यूस फॉर्म जो विटामिन K की है ना वो इम्पॉर्टेंट होती है, वो क्या करती है, ग्लूटामिक एसिड को कन्वर्ट कर देती है गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड। और ये जो कंपाउंड है ना वो रिक्वायर्ड होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर्स, मतलब जो लिवर में क्लोटिंग फैक्टर्स बन रहे हैं ना वो इस ही की वजह से बन रहे हैं। और फिर इसकी एब्जॉर्प्शन होती है, कैल्शियम डिपेंडेंट जो है ना फॉस्फोलिपिड एब्जॉर्प्शन होती है इसकी, वहाँ पे जाके बाइंड होगा। तो हम लोग पीछे देखते हैं क्या है, विटामिन K एक्ट एज अ कोफैक्टर एक्ट करेगा किसके लिए, विटामिन K डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेज, जो कि कन्वर्ट कर रहा है ग्लूटामिक एसिड को गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड। और कोफैक्टर्स क्या होते हैं, एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। तो ये एंजाइम है कार्बोक्सिलेज जिसको एक्टिवेट कर रहा है कौन, विटामिन K। तो वहाँ पे ये यूज़ हो रहा है एज अ कोफैक्टर। इट इज़ नीडेड फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्लूटामिक एसिड इनटू द गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड। और ये क्यों रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है किसके लिए, क्लोटिंग फैक्टर्स है ना उनको बनाने के लिए। अब क्या होगा, गामा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, अब उसकी जो मतलब कि वो जब है ना बाइंड होगा ना ऑन सरफेस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, वो डिपेंड करता है कैल्शियम आयन पे। तो क्लोटिंग फैक्टर्स के लिए कैल्शियम आयन भी रिक्वायर्ड होगा, और दूसरा क्या होगा, विटामिन K भी रिक्वायर्ड होता है, कैल्शियम आयन चैनल मीडिएटेड बाइंडिंग इन ऑर्डर टू स्टार्ट द नॉर्मल एंटी थ्रोम्बोटिक प्रोसेस। मतलब वही क्लोटिंग फैक्टर्स बनाने के लिए विटामिन K इज रिक्वायर्ड इन द सिंथेसिस ऑफ 4 फैक्टर्स इन अ लिवर। मतलब लिवर में कौन कौन से फैक्टर्स, एक तो 2, 7, 9 और 10। उसके बाद है इट इज़ ऑल्सो असेंशियल, ये असेंशियल होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन C एंड S। और ये क्या है, एंटी कोगुलेंट प्रोटीन्स है, सही है। और उसके बाद है बोन मैट्रिक्स प्रोटीन। बोन मैट्रिक्स प्रोटीन्स कौन से हैं, ऑस्टियोकैल्सिन अंडरगो, ऑस्टियोकैल्सिन है ना उसको बनाने के लिए भी क्या होता है, गामा कार्बोक्सिलेशन और कैल्शियम, ये दोनों है ना वो रिक्वायर्ड होते हैं। गामा बोन मैट्रिक्स प्रोटीन स्पेशली ऑस्टियोकैल्सिन अंडरगो गामा कार्बोक्सिलेशन विथ कैल्शियम much the way coagulation factors do this process also required vitamin K। इसके लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, विटामिन K। अब आगे देखते हैं कि क्या है। अब विटामिन, ये आपको समझ आ गया होगा कि विटामिन K है जो कि मतलब रिडक्टेस एंजाइम की हेल्प से रिड्यूस हुआ, विटामिन K H2 बन गया, और ये क्या करेगा, ये ग्लूटामिक एसिड को गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। और ये खुद फिर जो रिड्यूस फॉर्म है ना वो कन्वर्ट हो जाएगी विटामिन K इपॉक्साइड में, और ये फिर विटामिन K इपॉक्साइड फिर विटामिन K में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऐसे ये यूज़ होता रहेगा। लेकिन अगर वारफरिन यूज़ करते हैं ना वो क्या करती है, इसकी कन्वर्जन को इनहिबिट कर देती है, किसकी, विटामिन K इपॉक्साइड को विटामिन K में कन्वर्ट नहीं होने देती, क्योंकि यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ हो रहा है ना इपॉक्साइड रिडक्टेस, वो बंद हो जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है अगर हम लोग वारफरिन ले रहे हैं तो। उसके बाद विटामिन K की इम्पोर्टेंस क्या है, एक तो क्लोटिंग फैक्टर्स, जो ब्लड में क्लोटिंग फैक्टर्स है ना उनको रेगुलेट करता है, बोन की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करेगा, मतलब बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करता है। और हाँ, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करेगा। कैसे, कुछ मतलब कि जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ है ना उसमें क्या होता है, इंसुलिन बनती है लेकिन बॉडी की जो सेंसिटिविटी है ना टू द इंसुलिन वो कम हो जाती है, मतलब इंसुलिन काम नहीं कर सकती। तो अगर विटामिन K सप्लीमेंट्स लेते हैं ना तो इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है ना वो भी बढ़ जाती है, ब्रेन को सपोर्ट करती है, हार्ट को सपोर्ट करती है। दूसरा, फाइट कैंसर्स में भी हेल्प
हेल्प आउट करती है। दूसरा क्या है, अगर किसी को हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है और मेंस्ट्रुअल पेन भी होता है तो उसके लिए भी विटामिन के क्या है इम्पॉर्टेंट होता है, वो इसमें भी रिलीफ देता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर विटामिन के डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। तो ऐसे ही मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड्स होते हैं ना वो भी हैवी आते हैं और में पेन भी होता है। तो अगर विटामिन के को हम लोग ले रहे हैं तो वो इस चीज़ से प्रिवेंट करेगा। अब है विटामिन के डेफिशिएंसी। विटामिन के डेफिशिएंसी ब्लीडिंग किस में होती है, जो न्यू बॉर्न होते हैं ना उनमें। ये एक हेमरेजिक डिजीज़ है। कौन सी, विटामिन के डेफिशिएंसी ब्लीडिंग, मतलब विटामिन के की डेफिशिएंसी से जो ब्लीडिंग होती है ना वो क्या है, हेमरेजिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न। मतलब न्यूबॉर्न बेबी है, उसको मदर प्लेसेंटा से भी इनफ विटामिन के नहीं मिला और जो ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है इसकी, उससे भी विटामिन के इसको नहीं हो रहा, तो ब्लीडिंग हो सकती है। वैसे तो ये इतनी डेंजरस नहीं होती, लेकिन अगर इंट्राक्रैनियल, अगर ब्रेन से ब्लीडिंग आ रही है ना तो ये डेंजरस हो सकती है और बेबी की डेथ भी हो सकती है। तो आगे देखते हैं, विटामिन के डेफिशिएंसी अकर किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन इन्फेंसी है ना उसमें ज़्यादा होगी। मतलब 5 जो है ना यंगर देन 5 डेज़, मतलब 5 डेज से भी जो छोटे होते हैं ना, एक तो इन्फेंट्स में ज़्यादा होगी। दूसरा क्या है, इन इन्फेंट्स विटामिन के डेफिशिएंसी विदाउट ब्लीडिंग, मतलब अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी है और ब्लीडिंग नहीं हो रही, वो 50% इन्फेंट्स में हो सकती है जो कि यंगर देन है 5 डेज़। और दूसरा क्या है, क्लासिक जो हेमरेजिक डिजीज़ है ना वो भी इन्फेंट्स में होती है, सही है। प्रिवेलेंस ऑफ लेटर हेमरेजिक डिजीज़ इन ब्रेस्ट फीड इन्फेंट्स, मतलब जो इन्फेंट्स है ना जो कि ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उनमें भी विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है। पर कितने अमाउंट में, 20 केसेस होंगे। मतलब कि कितने में, 1 लाख में 20 केसेस हो सकते हैं। मतलब 1 लाख बर्थ हो रही है तो उनमें 20 ऐसे केसेस हो सकते हैं जिनमें विटामिन के की वजह से हेमरेजिक डिजीज़ हो। दूसरा क्या है, साइन एंड सिम्टम्स। ऑब्वियस विटामिन के क्या करवाएगा, क्लोटिंग करवाएगा। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, अगर कहीं पे इंजरी लगी है तो क्या होगा, हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन हैवी आएंगे, और जो गैस्ट्रिक है वो वहाँ ब्लीडिंग हो जाएगी, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाएगा, और जो क्लोटिंग टाइम है या प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, साइन एंड सिम्टम्स। ब्रूजिंग हो जाएगी, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह होना, और नोज़ और गम से ऊजिंग, मतलब वहाँ से ब्लड आना शुरू हो जाएगा। एक्सेसिव ब्लीडिंग, अगर कोई वॉन्ड वगैरह लगा है या कहीं पे इंजेक्शन लगाई है या कहीं पे सर्जरी हुई है तो क्या होगा, क्लॉट नहीं बनेगा, तो वहाँ से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, हैवी मेंस्ट्रुएशंस होगी, ब्लीडिंग फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल्स ट्रैक्ट, ब्लीडिंग इन यूरिन या स्टूल, और इंक्रीज प्रोथ्रोम्बिन टाइम। और ये भी हो सकता है कि ना किसी की नाक से ब्लीडिंग आ रही है या मतलब वोमिट करते हुए ब्लीडिंग आ रही, तो ये सारी चीज़ें विटामिन के की डेफिशिएंसी से हो सकती हैं। अब क्या, इन हेमरेजिक डिजीज़, अगर हेमरेजिक डिजीज़ ऑफ अ न्यू नेटल, वो मेजोरिटी केसेस में इतनी सीरियस नहीं होती, लेकिन अगर इंट्राक्रैनियल या ब्रेन से ब्लीडिंग या स्कल से ब्लीडिंग आ रही तो वो सीरियस हो सकती है और बेबी डेथ भी हो सकती है उसमें। अब देखते हैं कॉजेज़ क्या हैं विटामिन के की डेफिशिएंसी के। एक तो आप इतनी ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हो, उसकी वजह से हो सकती है, या कोई ऐसी मेडिसिन्स खा रहे हो, जैसे मैंने कहा एंटीबायोटिक्स हम लोग खाते हैं तो नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है तो वहाँ से विटामिन के नहीं बनता, सही, तो उसकी वजह से भी विटामिन के डेफिशिएंसी हो सकती है। अब देखते हैं, द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ द विटामिन के डेफिशिएंसी आर इनसफिशिएंट डाइट्री इनटेक, इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन, या तो आप सही से ले नहीं रहे हो, या तो वो सही से एब्जॉर्ब नहीं हो रही, या तो वो स्टोर नहीं हो रही, मतलब जैसे लिवर डिजीज़ वगैरह हो गई तो उसकी वजह से भी विटामिन के डेफिशिएंसी हो सकती है, या तो वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे इन इंटेस्टाइन, जैसे मैंने कहा एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उससे प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाती है। अल्दो विटामिन के डेफिशिएंसी इज़ अनकॉमन इन अडल्ट्स में बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी रिस्क हैं अगर इफ़ दे, मतलब वो क्या कर रहे हैं, क्यूमरिन एंटीकोगुलेंट ले रहे हैं, सही है, वारफरिन जैसे वो ले रहे हैं, या ब्लड थिनिंग एजेंट्स लेते हैं ना, जैसे किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है तो वो ब्लड थिनिंग एजेंट्स लेते हैं तो उसकी वजह से हो सकती है, एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकती है। हैव अ कंडीशन दैट कॉज बॉडी टू नॉट एब्जॉर्ब फैट
फैट को प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर रही, हैव अ डाइट दैट इज़ एक्सट्रीमली लैक ऑफ, या डाइट में विटामिन के नहीं ले रहा। तो एडल्ट्स में भी ये हो सकती हैं अगर ये सर्कमस्टेंसेस है, मतलब एंटीबायोटिक्स ज़्यादा ले रहा है, एंटीकोगुलेंट्स ले रहा है, और क्या कह रहा है, मतलब ऐसी डाइट उसकी नहीं है कि विटामिन के उससे मिले, तो ये सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर हम लोग क्यूमरिन देखें, एंटीकोगुलेंट, सही है, वो क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं विद द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, जो कि प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें, ब्लड क्लोटिंग में, तो उन प्रोटीन की प्रोडक्शन में इंटरफेयर करते हैं। और जो एंटीबायोटिक्स है ना, कॉज द बॉडी टू प्रोड्यूस लेस ऑफ इट्स ओन विटामिन के, मतलब अपना जो विटामिन के है ना वो कम बनाए, जैसे मतलब बॉडी में जो बैक्टीरिया होते हैं वो बनाते हैं ना इंटेस्टाइन में। एंटीबायोटिक्स में कॉज विटामिन के टू बिकम लेस इफेक्टिव इन द बॉडी, या तो उसकी इफेक्टिवनेस को भी कम कर देती हैं। फेट मेल एब्जॉर्प्शन होगी तो क्या होगा, विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी, वो इतना एब्जॉर्ब नहीं होगा, मतलब बन नहीं रहा है वो अलग बात है, अब खा भी रहे हैं एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो वो भी एक हो सकती है। तो वो कौन कौन सी डिजीज़ में हो सकती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस और सीलिएक डिजीज़, अगर कोई इंटेस्टाइनल डिजीज़ है तो उसकी वजह से भी विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि विटामिन के इतना एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। या तो इंटेस्टाइन और बाइलरी ट्रैक उसमें कोई मतलब डिसऑर्डर हो जाता है, लाइक लिवर डिसऑर्डर है जो कि विटामिन के स्टोर वगैरह कर रहा है, गॉल ब्लैडर में या बाइल डक्ट में कोई भी मतलब कि डिसऑर्डर है, तो उसकी वजह से विटामिन के में डेफिशिएंसी हो सकती है। और अगर कोई पार्ट इंटेस्टाइन का रिमूव किया है तो उसकी वजह से भी हो सकती है, क्योंकि इंटेस्टाइन में होता है नॉर्मल फ्लोरा, और वो नॉर्मल फ्लोरा क्या करता है, विटामिन के बना के देता है। अब न्यू नेटल आर एट इंक्रीज रेट फॉर विटामिन के डेफिशिएंसी। न्यू नेटल में क्या रीजंस होते हैं कि उसमें ना विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है, या तो ब्रेस्ट मिल्क से इतना विटामिन नहीं मिल रहा, सही है, विटामिन के ट्रांसफ़र नहीं हुआ फ्रॉम द मदर प्लेसेंटा टू द बेबी, जो ट्रांसफॉर्म है ना उसमें मसला था। द लिवर ऑफ न्यू नेटल, अब पता है कि इतना लिवर उसका मतलब कि इतना काम नहीं कर रहा होता है, क्योंकि वो बच्चा है अभी, जब तक लिवर फुली डेवलप्ड हो, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। द लिवर ऑफ अ न्यू नेटल इन्फेंट दैट डज नॉट यूज़ द विटामिन इफेक्टिवली, न्यू नेटल डोंट प्रोड्यूस विटामिन 2 ऑन देयर ऑन इन द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ द लाइफ, वो नहीं बना सकते क्योंकि मे बी इंटेस्टाइन में वो बैक्टीरिया ना हो जो कि बनाता है किसको, विटामिन के 2 को। डायग्नोसिस, हम लोग फिजिकली डायग्नोस करेंगे, कैसे डायग्नोस करेंगे, मतलब हम लोग से चेक कर सकते हैं, ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा, ब्लड लॉस होने की वजह से वीकनेस हो सकती है उसमें, या पेल कलर का हो सकता है क्योंकि एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है उसको, तो फिजिकली हम लोग इसे ऐसे एग्जामिन कर सकते हैं। कोई हेमरेजिक स्पॉट्स तो नहीं है स्किन में, जैसे पेटेकियल्स, मतलब हेमरेजिक स्पॉट्स हो सकते हैं ना, इंटरनल जो ब्लीडिंग होती है, हेमरेज होता है उसकी वजह से। अ लोकलाइज कलेक्शन ऑफ द ब्लड, मतलब लोकली ब्लड कलेक्ट हो गया है, हीमाटोमा हो रहा है और ऊजिंग हो रही है ब्लड फ्रॉम द पंचर साइट, वहाँ से ज़्यादा ब्लड आ रहा है, तो उसकी वजह से भी मतलब ये भी फिजिकली एग्जामिन हो सकता है कि विटामिन के की डेफिशिएंसी है। ब्रूजिंग इज़ कॉमन, इन्फेंट्स में हैव एन अंडर डेवलप्ड, मतलब उसका जो नोज़ है, फेस है या बोन्स हैं वो क्या होंगी, अंडर डेवलप्ड होंगी, वो फुली डेवलप्ड नहीं होंगी अगर बच्चों में हो रहा है, इन्फेंट्स में हो रहा है तो। अब है कि हम लोग कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखेंगे, थ्रोम्बिन टाइम देखेंगे, प्लेटिलेट काउंट देखेंगे, कम तो नहीं है, प्लेटिलेट फंक्शन टेस्ट देखेंगे, कोगुलेंट फैक्टर टेस्ट देखेंगे, फिब्रिनोजेंस देखेंगे। तो ये क्या है, ये सारे टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं। अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम ज़्यादा आ रहा है मतलब तो क्या होगा, विटामिन के की डेफिशिएंसी है, और प्लेटिलेट काउंट कम आ रहा है तो भी विटामिन के की डेफिशिएंसी है, प्लेटिलेट सही फंक्शन नहीं कर रहे, तो ये सारे टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं किसमें, विटामिन के की डेफिशिएंसी में। अ डेफिशिएंट विटामिन के इज़ यूजुअली डिस्कवर्ड व्हेन अनएक्सपेक्टेड और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम अगर हम लोग चेक करते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट इज़ परफॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग देखना चाह रहे हैं। इफ़ द रिजल्ट इज़ प्रोलॉन्ग, मतलब ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो रहा है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इट इज़ ससेप्टेबल के लो लेवल है किसका, विटामिन के का, तो उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, बाय इंजेक्शन उसको विटामिन के देते हैं। इफ़ द ब्लीडिंग स्टॉप्स एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम रिटर्न्स टू द नॉर्मल, देन अ विटामिन के डेफिशिएंसी इज अज्यूम टू बी, मतलब कि अब क्या है, अगर ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है और पेशेंट का जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है ना रिटर्न टू द नॉर्मल,
देन अ विटामिन के डेफिशिएंसी इज अज्यूम टू बी द कॉज। मतलब ये हो सकता है कि विटामिन के की डेफिशिएंसी इसका कॉज था कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम ज़्यादा आ रहा है। वैसे तो लिवर डिजीज़ वगैरह में भी आता है, और लेकिन अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से हुआ है तो विटामिन के देने से वो सही हो जाएगा। अब है ट्रीटमेंट में हम लोग विटामिन के देते हैं, सही है। अब विटामिन के या तो डायरेक्ट मतलब सप्लीमेंट्स में देंगे या इंजेक्शन फॉर्म में देंगे, या क्या करेंगे, उसको इन्फ्यूज़ करेंगे विटामिन के को। फॉर एग्जांपल जो सलाइन सॉल्यूशंस होते हैं उसमें, नॉर्मल सलाइन में हम लोग उसे दे सकते हैं। डेक्सट्रोज जो होते हैं उसमें विटामिन के को हम लोग इंजेक्ट करवा सकते हैं। और अगर हम लोग न्यूनेटल में देखें ना, अगर हम लोग एक शॉट देते हैं ना विटामिन के का, तो वो इनफ होता है विटामिन के की डेफिशिएंसी न्यूनेटल में या न्यू बॉर्न में मतलब कि उसको मतलब कि क्या करें, विटामिन के की डेफिशिएंसी को रिप्लेनिश कर सके, मतलब उसको पूरा कर सके। अब क्या है शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट क्या होगा विटामिन के डेफिशिएंसी का, यूजुअली या तो ओरल सप्लीमेंट देंगे या इंजेक्शन फॉर्म में देंगे विटामिन के को। अगर लॉन्ग टर्म या लाइफ टाइम सप्लीमेंट में भी नेसेसरी फॉर डोज जो कि जिनका जो कॉज है ना वो क्रॉनिक है, मतलब जिस डिजीज़ की वजह से है तो वो क्रॉनिक डिजीज़ है। द एक्शन ऑफ विटामिन के टिपिकली रिक्वायर्ड, अगर हम लोग विटामिन के सप्लीमेंट्स दे रहे हैं ना तो विटामिन के का एक्शन कब आएगा, 2 से 5 दिन लग सकते हैं जब हम लोग से ट्रीटमेंट शुरू किया है, उसके 2 या 5 दिन के बाद। अब क्या होता है मेडिकल थेरेपी, विटामिन के डेफिशिएंसी की जो थेरेपी है ना वो डिपेंड करती है किसमें, सिवियरिटी क्या है और कितना कम है, और ये जो कमी है ना वो ब्लीडिंग से कितना एसोसिएट करती है, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ट्रीटमेंट देते हैं किसका, विटामिन के का। द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच टू करेक्ट द विटामिन डेफिशिएंसी ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ब्लीडिंग, कैसे ब्लीडिंग हो रही है, और द रिस्क, लोकल हीमाटोमा हो रहा है एट विटामिन के इंजेक्शन साइट, मतलब ये भी हम लोग चेक कर सकते हैं ना, इंजेक्शन साइट पे भी हो सकता है ये सब। एंड लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, अगर लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा हैवी, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रेश जो फ्रोजन प्लाज्मा है ना वो भी एडमिनिस्टर करते हैं बिफोर गिविंग विटामिन के देने से पहले हम लोग उसे क्या देते हैं, फ्रोजन प्लाज्मा देते हैं, अगर उसको इतनी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो। द ट्रीटमेंट फॉर द विटामिन के जो है ना उसके लिए जो ड्रग हम लोग देते हैं वो क्या है, फाइटोनाडायोन क्या है, एक विटामिन के1 है जिसे हम लोग देते हैं ट्रीटमेंट में। अगर अडल्ट है तो उसे हम लोग 1 to 25 mg देंगे, और टेकिंग एन एंटीकोगुलेंट जो ले रहा है उसको हम लोग मिलीग्राम 1 to 10 मिलीग्राम देंगे, कि मतलब जिस हिसाब से वो एंटीकोगुलेंट ले रहा है वो भी मकसद उसका रेज है। न्यू नेटल गेट अ सिंगल शॉट होता है कितना, 0.5 to 1 ग्राम, वो भी इनफ होता है फॉर द मतलब न्यू बॉर्न बेबी। लार्जेस्ट डोज में बी नेसेसरी इफ द मदर has been taking एंटीकोगुलेंट और एंटीसीजर्स, अगर एंटीसीजर ड्रग्स या एंटीकोगुलेंट ड्रग कोई मदर ले रही है तो उसमें हम लोग हाई डोज दे सकते हैं बच्चे में, क्योंकि उन्हें नहीं मिलेगा ना अपनी मदर से विटामिन के। अब आ जाते हैं विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं किसमें, लिवर में। इफ़ द पर्सन इज क्रोनिक लिवर डिजीज द पर्सन मे नॉट एबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट क्लोटिंग फैक्टर्स इवन व्हेन एडिक्वेट विटामिन के इज अवेलेबल, अगर विटामिन के अवेलेबल है और लिवर डिजीज़ है तो क्या होगा, उससे भी क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं बन सकते, और लिवर डिजीज़ भी कौन सी, क्रोनिक लिवर डिजीज़ है। विटामिन के सप्लीमेंट्स तो फिर उसमें इफेक्टिव नहीं होंगे, तो हमें क्या होगा, जो लिवर डैमेज है ना उसको रिपेयर करना पड़ेगा। अब इफ़ देयर इज़ अ हाई रिस्क ऑफ हीमाटोमा मतलब जो ब्लीडिंग होती है और क्लोट फॉर्म हो जाते हैं विथ इंट्रामस्कुलर, अगर हम लोग इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस विटामिन के एडमिनिस्टर कर रहे हैं और हीमाटोमा हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, या तो उसे ऑरली दे देंगे विटामिन के कितना, 5 से 25 mg, डिपेंड ऑन द सिवियरिटी। इन अर्जेंट सिचुएशन, मतलब बहुत ही अर्जेंट है हमें विटामिन के देना है तो हम लोग डेक्सट्रोज या नॉर्मल सलाइन में डाल के विटामिन के1 जो है ना वो उसमें दे देंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन जो रेट होगा ना वो 1 mg/ml होगा। टू प्रिवेंट द हाइपर सेंसिटिविटी और एनाफाइलैक्सिस, क्यों,
कि हमें हाइपर सेंसिटिविटी और एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन भी हो सकते, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए व्हेन गिवन विटामिन के इन इंट्रावीनस फॉर्म द पेशेंट नीड टू बी मॉनिटर क्लोज। मतलब अगर हम लोग इंट्रावीनियसली ले रहे हैं तो हमें पेशेंट को मॉनिटर करना पड़ेगा, बिकॉज कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो सकता है, कोई शॉक हो सकता है, रेयर केसेस में होता है लेकिन हो सकता है, तो हम लोग उसे मॉनिटर भी करेंगे। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन K1 करेक्ट विटामिन डेफिशिएंसी। अगर हम लोग पेरेंटली ले रहे हैं तो वो 12 to 24 आवर्स में अपना काम करना शुरू कर देगी। अगर हम लोग ऑरली ले रहे हैं तो उससे 2 से 5 दिन लगते हैं। अब है प्रिवेंशन। अब हम लोग प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं कि विटामिन K की डेफिशिएंसी ना हो? या तो हम लोग अपनी डाइट प्रॉपर रखेंगे, ऐसा फूड लेंगे जिसमें विटामिन K हमें मिले, और दूसरा अगर न्यू नेटल है तो सिंगल शॉट विटामिन K का उसको मतलब के देंगे तो सही हो जाएगा। और फिर क्या होंगे, पेशेंट जिसमें कंडीशन है किसकी, मेल एब्जॉर्प्शन की, और वो वारफरिन ले रहा है, सही है, तो उनके डॉक्टर से पूछ के कंसर्न करके हम लोग उसे विटामिन K देंगे। और जो नॉर्मल रेंजेस होती है ना विटामिन K की, मेल में 120 mg और फीमेल में 90 mg होना चाहिए। और अगर हम लोग प्रोग्नोसिस की बात करते हैं, अगर विटामिन K डेफिशिएंसी की प्रोग्नोसिस की बात करते हैं तो क्या होगा, अगर आप विटामिन K डेफिशिएंट जो पेशेंट होता है ना, उसमें मतलब कि मोर्टेलिटी रेट और मॉर्बिडिटी रेट बहुत ही कम होता है, बट डिपेंड करता है सिवियरिटी पे कि सिवियर ब्लीडिंग्स तो नहीं हो रही, उसकी वजह से मॉर्बिडिटी हो सकती है, मतलब हॉस्पिटल में एडमिनिस्टर कर सकते हैं हम बंदे को। मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी में क्या होता है, मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, और जो मॉर्बिडिटी है वो हॉस्पिटल रेट के कितना मतलब कि विटामिन K की डेफिशिएंसी से बंदा हॉस्पिटल में कहीं एडमिट वगैरह तो नहीं हो रहा है, तो वो जो रिस्क है ना इसमें कम होते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग हो रही है विटामिन K की वजह से, तो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट हाई हो सकता है अगर न्यू बॉर्न में ये सब हो रहा है। वैसे इतना रेट नहीं होता किसका, मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का विटामिन K की डेफिशिएंसी से। लेकिन अगर विटामिन K डेफिशिएंसी है और आपने विटामिन K सप्लीमेंट्स लिए हैं, विटामिन K दिया है, तो जो प्रोग्नोसिस है ना वो अच्छी होंगी, मतलब डिजीज़ इतना प्रोवोक नहीं करेगी फिर। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर लेक्चर समझ आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।